हेलो एवरीवन। डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? ये ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसकी जो नीड होती है डेलीगेशन की, ये तब फील की जाती है जब एक मैनेजर का जो वर्कलोड होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, जब वो अपनी जॉब को इंडिपेंडेंटली करने में एबल नहीं होता है, तब डेलीगेशन की वो हेल्प लेता है। अब इसका मतलब क्या होता है? जब एक व्यक्ति अपने काम को अपने सबऑर्डिनेट्स में डिवाइड कर दे, तब इसको बोला जाता है डेलीगेशन। लेकिन डिवीजन ऑफ वर्क सक्सेस की गारंटी नहीं है, लेकिन सक्सेसफुल वर्क परफॉर्मेंस के लिए जो नेसेसरी अथॉरिटीज है वो हमने सबऑर्डिनेट्स को दे दी है, ताकि जो वर्क है वो उन लोगों के द्वारा किया जाए। इसलिए डिवीजन ऑफ वर्क एंड असाइनिंग अथॉरिटीज, मतलब जब हम अपने वर्क का डिवीजन कर रहे हैं और जो अथॉरिटीज है उसको जब हम किसी अपने सबऑर्डिनेट को असाइन कर रहे हैं अपने सक्सेसफुल वर्क परफॉर्मेंस के लिए, तब इसको बोला जाता है डेलीगेशन। अब इसकी मीनिंग समझते हैं। डेलीगेशन मीन्स असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू समवन एल्स टू कंप्लीट अ टास्क बिहाइंड द फाइनल अकाउंटेबिलिटी रिमेन्स विद द पर्सन हु डेलीगेटेड इट। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है, डेलीगेशन का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज को असाइन करना और जो अधिकार है उसको किसी और को दे देना, ताकि आपका जो टास्क है वो उन आपके सबऑर्डिनेट्स के द्वारा किया जाए। लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि जो फाइनल अकाउंटेबिलिटी होती है, मतलब जो जवाब देने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो उसी पर्सन की होती है जिसने उस काम को डेलीगेट किया है। यह एफिशिएंट वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत हेल्पफुल है। एक एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी में एक मैनेजर है। मैनेजर पहले तो अपने काम को अपने आप से कर रहा था जब तक ठीक था, लेकिन अब क्या हुआ, उसका जो वर्कलोड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो मैनेजर ने क्या किया, उसने अपने काम के लिए कुछ अपने सबऑर्डिनेट्स को अपना काम असाइन कर दिया। मतलब उसने अपनी जो सेल्स रिपोर्ट है उसको प्रिपेयर करने के लिए टीम लीडर की हेल्प ली। द टीम लीडर इज गिवन द अथॉरिटी टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम एम्प्लॉइज एंड मेक डिसीजन। अब जो ये टीम लीडर है ये क्या करेगा, ये गिवन द अथॉरिटी टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम एम्प्लॉइज, ये जो एम्प्लॉइज है उनसे डेटा को कलेक्ट करेगा एंड डिसीजंस लेगा, बट द मैनेजर रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनल रिपोर्ट्स एक्यूरेसी। देखो क्या हुआ, हमारी एक कंपनी थी, XYZ कंपनी थी, और हमारी कंपनी में हमने मैनेजर को ये काम दिया कि आपको हमें सेल्स रिपोर्ट प्रिपेयर करके देनी है। उन्होंने कहा ठीक है। अब मैनेजर के ऊपर एक बहुत ज्यादा वर्कलोड था, तो मैनेजर ने क्या किया, मैनेजर ने अपने उस काम को अपने किसी टीम लीडर को दे दिया। मतलब एक उसने लीडर चुना अपनी टीम में से और उसको बोला कि आपको ये सेल्स रिपोर्ट बना के देनी है। उसने उसको अथॉरिटीज दे दी कि आप एम्प्लॉइज के पास जाओ, उनसे डेटा को कलेक्ट करो एंड उसके बेसिस पर डिसीजंस लो एंड एक सेल्स रिपोर्ट हमें रेडी करके दो। तो उस जो टीम लीडर था उसने वो सेल्स रिपोर्ट रेडी की, प्रिपेयर की, और उसे प्रिपेयर करके उसने उसे मैनेजर को दे दी। अब मैनेजर ने क्या किया, हमने मैनेजर से वो रिपोर्ट मांगी। अब जो भी अगर उस सेल्स रिपोर्ट में कोई गलती है, सेल्स रिपोर्ट किस बेसिस पर बनाई गई है, इस सब की अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? मैनेजर की होगी, क्योंकि हमने वो काम दिया था मैनेजर को। अब जितनी भी अकाउंटेबिलिटी है वो है मैनेजर की। लेकिन मैनेजर ने क्या किया था, मैनेजर ने ड्यू टू वर्कलोड अपने काम को डेलीगेट कर दिया था। तो इसको अपने काम को उसने डिवाइड कर दिया था अलग अलग लोगों में कि आप जाकर इस काम को कीजिए। तो इसको बोला जाता है डेलीगेशन। थियो हेमन ने डेफिनेशन दी है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मेयरली मींस द ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स टू ऑपरेट विद इन प्रेस्क्राइब्ड लिमिट्स। थियो हेमन कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब है कि आप अथॉरिटीज दे रहे हो अपने सबऑर्डिनेट्स को कि वो आपके बिहाफ पर उस काम को करें एक प्रेस्क्राइब लिमिट के अंदर। अब डेलीगेशन के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? इसमें सबसे पहला एलिमेंट आता है अथॉरिटी, आफ्टर दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आफ्टर दैट अकाउंटेबिलिटी। अब इनको समझते हैं कि अथॉरिटी क्या होती है। जब आप किसी को डेलीगेशन कर रहे हो, अपने वर्क को जब डेलीगेट कर रहे हो, तो आप उसको अथॉरिटी दे रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो या अकाउंटेबिलिटी दे रहे हो। तो इन सब चीजों को समझते हैं। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट्स एंड टू टेक एक्शन विद इन द स्कोप ऑफ हिज पोजीशन। इसका मतलब है कि हमने राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट्स, हमने एक इंडिविजुअल को राइट दिया कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को कमांड कर सकता है, एंड टू टेक एक्शन विद इन द स्कोप ऑफ हिज पोजीशन, और उसकी पोजीशन में उसके पास जितने भी एक्शंस वो ले सकता है वो इन एक्शंस को ले सकता है। इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये टॉप टू बॉटम फ्लो करता है। जैसे कि टॉप मैनेजमेंट जो है वो लोअर मिडिल लेवल मैनेजमेंट को उन्होंने अथॉरिटीज दे दी कि आपके पास ये अधिकार है और इन अधिकारों के तहत आप ये काम कर सकते हो। तो टॉप मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने क्या किया, उन्होंने उस काम को लोअर लेवल मैनेजमेंट को डेलीगेट कर दिया। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम डेलीगेट कर रहे हैं अथॉरिटी को कि आपके पास ये अधिकार हैं, ये अथॉरिटीज आपकी हैं। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं? इट अराइजेस फ्रॉम द एस्टेब्लिश्ड स्केलर चेन, यह स्केलर चेन
से बनती है क्योंकि ये टॉप टू बॉटम फ्लो करती है। इट कैन बी डेलीगेटेड टू सम अदर पर्सन। इसको मेरे पास कोई अधिकार था कि मुझे को ये काम करना है और उस काम के लिए मुझे कुछ अथॉरिटीज दी गई थी, तो मैं उस काम को किसी और पर्सन को भी डेलीगेट कर सकती हूँ विद सिमिलर अथॉरिटीज। इट इज द राइट टू टेक डिसीजन। इसका मतलब होता है कि मैं दूसरे पर्सन को जब अपना काम डेलीगेट कर रही हूँ तो मैं उसको राइट भी देती हूँ कि वो डिसीजंस ले सकता है। It is restricted by laws and the rules and the regulations of the organization. अब responsibility का मतलब समझते हैं। It refers to the obligation of a subordinate to properly perform the assigned duty. इसका मतलब है कि जब हम अपने वर्क को डेलीगेट कर रहे हैं तब हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दे रहे हैं। इसका मतलब है जब हम अपने सबॉर्डिनेट को कोई वर्क दिया, कोई हमने ड्यूटीज को असाइन की, तो हमने उसको ऑब्लिगेशंस भी दिए। इट फ्लोज अपवर्ड्स। अब इसके फीचर्स क्या क्या हैं? इट अराइजेस फ्रॉम द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से ही अराइज हुई है कि आपने किसी को अथॉरिटी दे रहे हो तो आप उसको साथ ही साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रहे हो कि हम आपको काम करने के लिए अथॉरिटीज दे रहे हैं तो इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल भी आप हैं। Responsibility can be assigned to some other persons. The essence of responsibility is to be dutiful. Responsibility का essence होता है कि आपको dutiful रहना पड़ेगा। अब accountability क्या है? It refers to answerability for the final outcome of the assigned task. हमने किसी पर्सन को कोई जो वर्क था, हमने कोई जो टास्क था हमने असाइन किया, अब उसके फाइनल आउटकम के लिए उसकी जवाबदेही बनती है, तो इसको बोला जाता है अकाउंटेबिलिटी। वंस द अथॉरिटी हैज बीन डेलीगेटेड, हमने किसी पर्सन को एक अथॉरिटी डेलीगेट की, उसने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट किया, उसके बाद जितनी भी जवाबदेही बनेगी वो उसकी बनेगी कि ये काम नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ है, अगर इसमें कोई एरर है तो वो क्यों है। सारी अकाउंटेबिलिटी या आंसरेबिलिटी उसी पर्सन को की है। इट फ्लोज अपवर्ड्स। अब इसके फीचर्स क्या हैं? अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड टू सम अदर पर्सन। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई काम था, ड्यू टू वर्कलोड मैं उस काम को नहीं कर पाई तो मैंने उस काम को डेलीगेट कर दिया ए नाम के पर्सन को, एंड मैंने उस काम की अथॉरिटी दे दी कि आपके पास ये अधिकार है, आप ये डिसीजंस या एक्शंस ले सकते हैं, और उसको मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बी नाम के पर्सन को जिम्मेदार ठहरा रही हूँ, उससे जवाब मांग रही हूँ कि ये काम नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, इसमें मिस्टेक्स क्यों हैं। अगर मैंने ए नाम के पर्सन को अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो अकाउंटेबिलिटी भी उसी की है, उसी को ही मुझे जवाब देना पड़ेगा। It is only towards the delegators. It arises from responsibility. मैंने उस पर्सन को रिस्पॉन्सिबल ठहराया है तो अब जो जवाबदेही है वो भी उसी की ही है। अब बात करते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की इंपॉर्टेंस क्या क्या है। इफेक्टिव मैनेजमेंट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज, ग्रोथ को फैसिलिटेट करता है, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हियरार्ची एंड बेटर कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले इफेक्टिव मैनेजमेंट। इट हेल्प्स इन इफेक्टिव मैनेजमेंट दैट द मैनेजर गेट सफिशिएंट टाइम टू फोकस ऑन इंपॉर्टेंट इश्यूज। अब डेलीगेशन ने क्या किया? डेलीगेशन मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा एफिशिएंट है क्योंकि मैनेजर्स के पास सफिशिएंट टाइम है कि वो इंपॉर्टेंट इश्यूज पर फोकस कर सके। कोई काम उन्हें इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है कि वो उन्हें ही करना है तो उस काम को वो डेलीगेट भी कर सकते हैं। एम्प्लॉयज का इससे डेवलपमेंट होता है। इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज बाय प्रोवाइडिंग देम विद द चांस टू यूज देयर टैलेंट। मैं किसी कंपनी में एक मैनेजर हूँ, मेरे को कोई काम दिया गया है कि आपको ये काम करना है, लेकिन मैं उस काम को ना करके किसी एम्प्लॉय को डेलीगेट कर रही हूँ, तो इससे इस एम्प्लॉय को चांस मिल रहा है कि वो अपने टैलेंट को यूज कर सकता है और अपनी एम्प्लॉय का इससे डेवलपमेंट हो सकता है, इससे उसे एक्सपीरियंस मिलेगा एंड डेवलप देमसेल्व्स फॉर हायर पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज। जो डेलीगेशन है इट हेल्प्स इन डेवलपिंग टैलेंट ऑफ द एम्प्लॉयज। इससे जो एम्प्लॉयज का टैलेंट इंप्रूव हो रहा है, डेवलप हो रहा है, एज अ रिजल्ट ऑफ इट दे फील मोटिवेटेड। इससे वो मोटिवेटेड फील करेंगे और अपनी परफॉर्मेंस को और ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो मैनेजर के बिहाफ पर कोई काम कर रहे हैं तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जब वो एक्सेप्ट करेंगे तो और जब वो अपने टैलेंट का उसमें यूज करेंगे तो इससे वो मोटिवेटेड फील करेंगे और अपनी जो वर्क परफॉर्मेंस है उसको वो इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। Next, a facilitation of growth. It helps in providing trained and experienced employees who can play a significant role in the growth. देखो इससे क्या हुआ, इससे ग्रोथ को फैसिलिटेशन मिला है क्योंकि इसने डेलीगेशन ने क्या किया, डेलीगेशन ने ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज को प्रोवाइड किया कि आप इस काम को भी करके देखें। उससे क्या होगा, उससे उनकी ग्रोथ होगी, एक्सपेंशन होगा, मॉडर्नाइजेशन होगा एंड डाइवर्सिफिकेशन होगा एक बिजनेस यूनिट का। Delegation is the basis of management hierarchy. It establishes superior subordinate relationships which are inevitable to run a business organization successfully. अब जो ये establish होता है ये superior subordinate relationships के basis पर establish होता है जो कि business organization को successful run करने में भी help करते हैं क्योंकि इससे क्या हुआ, अगर मैं अपने work को delegate कर रही हूँ अपने subordinates को तो इससे मेरा जो relation है ये उनसे के साथ अच्छा होगा। इसने क्या किया, इसने management hierarchy का भी basis किया।
better coordination, it creates clarity in reporting relationships which helps in developing and maintaining effective coordination amongst the department levels and functions of management. अब delegation ने क्या किया, मेरे को reporting relationships हमारे बीच में establish हुए, उनकी जो effective coordination है वो बढ़ेगा. मैंने अपने सबऑर्डिनेट्स को कोई वर्क डेलीगेट किया था, तो इससे क्या होगा, इससे जब वो मैंने अगर 2 पर्सन्स को एक ही वर्क को डेलीगेट किया तो इससे क्या होगा, वो आपस में कोऑर्डिनेट करके जब उस वर्क को करेंगे तो इससे जो कोऑर्डिनेशन है वो बेटर होगा. अब नेक्स्ट टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन. पहले हमने पढ़ा था डेलीगेशन के बारे में कि हमने अपने वर्क को डिवाइड कर दिया था, उनको हमने अथॉरिटी दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, अकाउंटेबिलिटी दी. अब नेक्स्ट आता है डिसेंट्रलाइजेशन. इसका मतलब है इट इज एन एक्सपेंशन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की और ज्यादा एक्सपेंशन चीज है. अंडर डिसेंट्रलाइजेशन नंबर ऑफ डिसीजंस टेकिंग पॉइंट्स इंक्रीजेस बिकॉज अथॉरिटी इज डेलीगेटेड टू मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजर्स टू टेक सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट डिसीजंस. इसमें क्या हुआ, मैंने किसी पर्सन को अथॉरिटी डेलीगेट कर दी थी. अब डिसेंट्रलाइजेशन में क्या हुआ कि उसके जो डिसीजन टेकिंग पॉइंट्स हैं वो इंक्रीज हो चुके हैं, उसके पास जो डिसीजन टेकिंग पावर है वो बढ़ चुकी है, और जो अथॉरिटी थी वो भी मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजर्स के बीच में डेलीगेट हो चुकी है. अब एक एग्जांपल लेते हैं. एक बहुत बड़ी कंपनी है लाइक टाटा ग्रुप्स अलाउज इट डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स. लाइक टाटा ग्रुप के बहुत सारे डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स हैं. टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टू मेक देयर ओन डिसीजंस रिगार्डिंग ऑपरेशंस. मतलब अब जितने भी बिजनेस यूनिट्स हैं सभी बिजनेस यूनिट्स डिफरेंट है, मोटर, स्टील, कंसल्टेंसी सर्विसेज. तो उनके पास यह अथॉरिटी है कि वो अपने बेसिस पर बहुत बड़े डिसीजंस भी ले सकती है. मार्केटिंग डिसीजंस वो अलग अलग ले सकती है, हायरिंग डिसीजंस वो अलग अलग ले सकती है. और इसको ऐसे समझो, टाटा ग्रुप है वो बिल्कुल टॉप पर बैठा हुआ है कि टाटा ग्रुप के अंडर ये सभी जो कंपनीज है डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स है ये वर्क कर रही है. टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा जितनी भी टाटा की कंपनीज है. तो ऐसा तो है नहीं कि हम अब बेशक अपने काम को हम डेलीगेट कर रहे हैं, लेकिन डेलीगेशन के बाद उनके पास और ज्यादा डिसीजन पावर्स हैं कि वो और अलग अलग चीजों में अगर डिसीजंस लेना चाहते हैं, मार्केटिंग के लिए वो अलग डिसीजंस ले सकते हैं, हायरिंग के लिए वो अलग डिसीजंस ले सकते हैं. तो ऐसे लार्ज कंपनीज में डिसेंट्रलाइजेशन करना बहुत जरूरी होता है कि काम को बांट दिया जाए ताकि जो काम है वो एक्सपेंड हो और वो बढ़े और उसमें इफेक्टिवनेस रहे. अब इसकी हेनरी फ्यूल ने इसकी डेफिनेशन दी है, एवरीथिंग दैट गोज टू इंक्रीज द इंपॉर्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट्स रोल इज डिसेंट्रलाइजेशन एंड एवरीथिंग व्हिच गोज टू रिड्यूस इट इज सेंट्रलाइजेशन. हेनरी फ्यूल ने कहा है कि जो भी चीज हमारे सबऑर्डिनेट्स के इंपॉर्टेंस को इंक्रीज करे उसको बोला जाएगा डिसेंट्रलाइजेशन, और जो भी चीज उनके इंपॉर्टेंस को रिड्यूस करे इसको बोला जाएगा सेंट्रलाइजेशन. अब इसका क्या मतलब है कि मैंने अपनी एक और बिजनेस यूनिट लगाई, तो उसमें जो सबऑर्डिनेट्स थे उसको मैंने और ज्यादा इंपॉर्टेंस में तभी दे पाऊंगी जब मैं उनको डिसीजन टेकिंग पावर भी और ज्यादा दे रही हूँ. तो इससे क्या हुआ, इससे मैंने अपने काम को डिसेंट्रलाइज कर लिया. लेकिन मेरे को अपनी एक बिजनेस यूनिट क्लोज करनी थी या फिर मेरे को सबऑर्डिनेट से जो पावर थी, जो डिसीजन मेकिंग पावर थी वो उनसे लेनी थी. तो मतलब मैं एक तरीके से वर्क को सेंट्रलाइज कर रही हूँ, एक तरह से एक वर्क को एक ही जगह पे इकट्ठा कर रही हूँ. अब नेक्स्ट बात करते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन के फीचर्स कौन कौन से हैं. हमने जिस डिसेंट्रलाइजेशन की वर्क की, इट इज एन एक्सपांडेड वर्जन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का एक एक्सपैंडेड वर्जन है. इट इंक्रीजेज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट्स. इससे जो सबऑर्डिनेट्स के जो रोल का सिग्निफिकेंस है वो भी इंक्रीज हुआ है. It is a process which is applicable to the organization as a whole. It reduces the workload of senior officers. इससे senior officers का जो workload है वो भी reduce होता है. Decisions are taken by those employees who are going to implement them. उन्हीं एम्प्लॉइज के द्वारा इसमें डिसीजंस लिए जाते हैं जो कि इनको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं. अलॉन्ग विद द अथॉरिटी इवन अकाउंटेबिलिटी इज डेलीगेटेड. इसमें केवल और केवल हम अथॉरिटी को ही डेलीगेट नहीं कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी को भी हम डेलीगेट कर रहे हैं. अब बात करते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स. इट डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर, क्विक डिसीजन मेकिंग, रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट, फैसिलिटेट्स ग्रोथ एंड बेटर कंट्रोल. इनको समझता है. डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स. सबऑर्डिनेट्स के बीच में जो इनिशिएटिव है इससे वो डेवलप होता है. इट हेल्प्स टू प्रमोट इनिशिएटिव, सेल्फ रेजिलियंस एंड कॉन्फिडेंस अमंग द सबऑर्डिनेट्स. इससे क्या होगा, जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं उनके बीच में सेल्फ रेजिलियंस एंड कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. दिस इज बिकॉज व्हेन लोअर मैनेजरियल लेवल्स आर गिवन फ्रीडम टू टेक देयर ओन डिसीजन, दे लर्न टू डिपेंड ऑन देयर ओन जजमेंट. देखो क्या हुआ, डेलीगेशन में हम क्या कर रहे थे, हमने किसी पर्सन को कोई वर्क डेलीगेट किया, वर्क का हमने डिवीजन कर दिया, लेकिन जो हमारे टॉप पर मैनेजमेंट है हमने उनको डिसीजन, उनको जो अकाउंटेबिलिटी है हमें ही देनी है. हमने किसी पर्सन को केवल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हुई थी एंड अथॉरिटीज दी हुई थी, लेकिन फाइनल आंसरेबिलिटी हमारी है.
लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या हुआ, हमने सबऑर्डिनेट्स को फ्रीडम दी है कि वो अपने खुद के डिसीजंस भी ले सकते हैं। इससे क्या होगा, जो भी परफॉर्मेंस होगी उसके खुद के जजमेंट भी वो है, तो इससे क्या होगा, वो इनिशिएटिव लेने के लिए, तो इससे क्या होगा, वो इनिशिएटिव भी ले पाएंगे। डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर बाय गिविंग द सबऑर्डिनेट्स अ चांस टू प्रूव देमसेल्व्स। मैंने डिसेंट्रलाइज कर दिया अपने वर्क को, तो इससे मेरे सबऑर्डिनेट्स को एक चांस मिलता है कि वो अपने काम को या अपने आप को वो प्रूव कर सकते हैं कि वो किस प्रकार का काम करते हैं, क्या करते हैं। This creating reservoir of qualified manpower to fill up challenging posts through promotions। तो इसमें क्या हुआ, जब मैंने वर्क को डिसेंट्रलाइज किया तो मैंने अपने एम्प्लॉइज का प्रमोशन भी कर दिया, तो इससे क्या हुआ, जो चैलेंजिंग पोस्ट थी वो फिल हो गई एंड जो क्वालिफाइड मैन पावर थी वो उस पोजीशन के लिए फिल अप हुई। Next है quick decision making. It helps in quick decision making as there is no requirement for approval from many levels. डिसेंट्रलाइजेशन में सारी पावर्स जो होती हैं वो हमने अपने सबऑर्डिनेट को ही दे दी है, तो इससे क्या होगा, डिसीजन मेकिंग की पावर भी उन्हें आसानी से मिल जाती है। रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट by reducing the amount of direct supervision exercised by a superior over the activities of subordinate because they are given to freedom to act and decide a limit within the limits set by the supervisor। इससे टॉप मैनेजमेंट को रिलीफ मिलता है क्योंकि हमने जो अपने वर्कर्स थे उनको हमने फ्रीडम टू एक्ट दिया था। नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स ग्रोथ। इट फैसिलिटेट्स ग्रोथ बाय अलाउइंग मैनेजर्स टू फंक्शन इन अ मैनर बेस्ट सूटेड टू देयर डिपार्टमेंट एंड फोस्टर अ सेंस ऑफ कंपटीशन अमॉन्ग्स द डिपार्टमेंट। इससे क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन से जो मैनेजर्स हैं वो हम उनको अलाउ कर रहे हैं कि वो बेस्ट सूटेड जो उन्हें अच्छा लगे, जिस तरीके से वो काम करना चाहते हैं उसी तरीके से वो काम करें। तो इससे क्या होगा, उनकी ग्रोथ होगी जब वो अपने पसंदीदा तरीके से वो उस काम को करेंगे। बेटर कंट्रोल। इट मेक्स पॉसिबल द फिक्सिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी बाय इवॉल्विंग बेटर कंट्रोल सिस्टम। इससे बेटर कंट्रोल सिस्टम भी इंक्रीज होता है, सच एज बैलेंस कोड कार्ड एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। हमने जब वर्क को डिसेंट्रलाइज किया तो हमने बैलेंस कोड कार्ड बनाया एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को भी हमने और ज्यादा इंप्रूव किया। तो इससे क्या हुआ, हमने जो अपने एम्प्लॉइज हैं उनको एक तरीके से बेटर कंट्रोल किया।